अगर मैं वैम्पायर्स शब्द कहूँ तो आई एम श्योर आप सबके दिमाग में सबसे पहले वैम्पायर डायरीज का डेमन सेल्वाटोर या ट्वाइलाइट का एडवर्ड आता होगा। मे बी काउंट ड्रैकुलास एज वेल, जिसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और दांतों पर प्रोबेबली लगी हुई फोटो आइकॉनिक बन चुकी है। टीवी शोज और मूवीज ने हमेशा वैम्पायर्स की एक स्टैंडर्ड इमेज दिखाई है हमें। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वैम्पायर्स का रूप इन स्टैंडर्ड इमेजेस से काफी अलग हो सकता है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि वेस्टर्न फोकलोर की तरह इंडियन फोकलोर में भी कहीं सारे वैम्पायर्स होते हैं। और आज हम इन्हीं इंडियन वैम्पायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। विक्रम बेताल, जिसे वेताल भी कहा जाता है, इनकी कहानी हम में से कई सारे लोगों ने, स्पेशली 90s किड ने कॉमिक्स के थ्रू जरूर पढ़ी होगी या फिर कई सारे लोगों ने इनके ऊपर सीरीज भी देखी होगी। इनफैक्ट इस टॉपिक पे कई टीवी शोज भी बन गए हैं, लेकिन बेताल सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि गोवा के अमोना विलेज में बेताल का एक मंदिर भी है। यू सी, बेताल को काल भैरव का रूप माना जाता है और काल भैरव को घोस्ट, वैम्पायर और स्पिरिट्स का हेड माना जाता है। ये तो है गोवा की बात। कोंकण रीजन में बेताल को शांता दुर्गा देवी के पति के रूप में पूजा जाता है। टू सम इट अप, गोवा और कोंकण में बेताल को डर की वजह से नहीं बल्कि एक ग्राम देवता के रूप में माना जाता है, जो वहां के लोगों को किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। बट एज यू ऑल माइट नो कि सेक्रेट होने के साथ साथ बेताल इंडियन माइथोलॉजी में डिमोनिक पोजीशन होने के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। वैम्पायर्स की तरह बेताल भी इमॉर्टल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान में रहते हैं और किसी भी के अंदर घुस सकते हैं। एक बार किसी को पोजेस करने के बाद वो नजदीकी गांव के लोगों को, स्पेशली छोटे बच्चों को एक एक करके डालते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत बेताल की विक्टिम बन जाए तो वो अपना बच्चा भी खो बैठती है। बेताल इतने पावरफुल होते हैं कि जिस भी बॉडी को वो पोजेस करते हैं, वो कितनी भी जख्मी क्यों ना हो, तो भी बेताल को कोई खरोच नहीं लगती है उससे। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो डेथ और रीबर्थ के बीच में फंसे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग उन्हें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का डिटेल्ड नॉलेज होता है। जस्ट लाइक वैम्पायर्स, उनसे छुटकारा पाना सबसे मुश्किल होता है और उनका बस एक ही मकसद होता है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। लेकिन बेताल की ये कहानी आखिर शुरू कब हुई थी? वेल, 11th सेंचुरी में बेताल पंचविंशति नाम की संस्कृत बुक से ये लेजेंड लोगों तक पहुंचा है। इस किताब की कहानी में राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक से वादा किया कि वो बेताल को पकड़ कर ले जाएंगे। जब राजा जंगल में बेताल के पास पहुंचे, तब वो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल जैसे काउंट ड्रैकुलास लटकते हैं वैसे ही। राजा ने सोचा, मैं जिंदगी में इतनी सारी जंग जीत चुका हूँ तो इसे पकड़ना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। मैं इसे अपने कंधों पर डालकर ले जाऊंगा। आखिर है तो ये एक थी, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। बेताल को पकड़ना इतना आसान नहीं था उनके लिए। जब भी राजा उसे पकड़ता, बेताल उसे एक कहानी सुनाता और उस कहानी के अंत में एक पहेली पूछता। अगर राजा उसका जवाब दे देता, सही या गलत, तो बेताल तुरंत वापस उसी पेड़ पर लौट जाता था। लेकिन अगर राजा जवाब जानते हुए भी चुप रहा तो उसका सर हजारों टुकड़ों में फटेगा। ऐसी शर्त उन्होंने रखी थी। लेकिन पहली बार में ही राजा ने सही जवाब दिया और जैसा कि बेताल ने कहा था, वो वापस पेड़ पे चला गया। राजा ने फिर उसे पकड़ा और फिर दोबारा से बेताल ने उसे एक नई कहानी सुनाई, फिर पहेली पूछी और फिर से वो वापस पेड़ पे चला गया। और ऐसा टोटल 24 बार हुआ था। लेकिन राजा जो था वो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो हर बारी वापस आता था बेताल को पकड़ने के लिए। 25वीं बार जब राजा बेताल को पकड़ने आया, तब बेताल उसकी विजडम और पेशेंस से बहुत खुश हुआ और इस बार वो उसके साथ चले गया। बट जैसे मैंने पहले बताया, बेताल के पास पास्ट एंड फ्यूचर का नॉलेज होता है, तो उसने समझ लिया था कि वो तांत्रिक राजा को धोखा देने वाला है और उसके इंटेंशंस सही नहीं है। इसीलिए बेताल ने राजा को वार्न किया, इससे पहले कि वो तांत्रिक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे और तुम्हारी बलि दे दे, तुम उसकी बलि दे दो। और राजा ने एग्जैक्टली वही किया। इस बात से खुश होकर बेताल ने उसे वरदान दिया कि वो जो चाहे वो उससे मांग सकता है। पर राजा ने उस वरदान में सिर्फ एक चीज मांगी कि उस तांत्रिक के दिल और दिमाग से सारे पाप मिट जाए और वो वापस जन्म लेके एक अच्छा इंसान की तरह जिंदगी जी सके। बेताल ने अपने प्रॉमिस के मुताबिक राजा को वरदान दिया, तांत्रिक को एक नई जिंदगी दी और राजा से ये वादा भी किया कि जब जब उसे बेताल की जरूरत होगी वो वापस आएगा। इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर 1951 में
जय महाकाली नाम की एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी, जिसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन है तमिल मूवी विक्रम वेधा। सिर्फ मूवीज ही नहीं, इस स्टोरी पर कई पॉपुलर टीवी शोज भी बने हैं, जैसे कि रामानंद सागर का विक्रम और बेताल जो DD1 पर आता था, एंड डिज्नी चैनल का विकी एंड वेताल, विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल डेज में देखते होंगे। नाउ जो नेक्स्ट एंटिटी है उसके बारे में सुना तो सभी लोगों ने होगा, लेकिन पहली बार तुम लोग सब जानोगे कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू द वैम्पायर्स। राक्षसा। राक्षस यानी मॉन्स्टर्स। नाउ राक्षस के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, दे कैन शेप शिफ्ट, यानी वो किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकते हैं, चाहे वो रूप फिर किसी इंसान का हो या फिर जानवर का हो, एंड इसीलिए उन्हें इंडियन माइथोलॉजी में वन ऑफ द स्केरियस्ट क्रीचर माना जाता है। राक्षसी यानी फीमेल राक्षस अक्सर सुंदर औरत के भेष में आदमियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बनाती है। जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन, राक्षस और असुर दोनों अलग अलग डिमोनिक फिगर्स हैं, बिकॉज कई बार लोग उन्हें सेम समझ लेते हैं, जैसे कि महिषासुर को राक्षस कह देते हैं लोग, बट इन रियलिटी वो कम्प्लीटली एक अलग कैटेगरी में आते हैं, जिसमें दैत्य और दानव जैसे बीइंग्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसे हम असुर कहते हैं। यस, राक्षस और असुर की पावर कुछ हद तक सिमिलर होती है, विच माइट कंफ्यूज पीपल, बट असुर स्पेसिफिकली पाताल लोक से जुड़े होते हैं। पुराणों में तो ये तक बताया गया था कि कुछ असुर पहले अच्छे थे जो बाद में शैतान बन गए थे, और कुछ असुर तो भगवान से कम्प्लीटली डिवोटेड भी थे, जैसे कि महाबली जो विष्णु भगवान को मानते थे, या भस्मासुर जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिला था। केरला का फेमस ओणम फेस्टिवल भी महाबली की सालाना वापस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक समय पर वो केरला के राजा थे। नाउ अगर हम राक्षसों की बात करें तो वो रामायण और महाभारत दोनों में ही थे, लेकिन उनकी ओरिजिन जो है वो ब्रह्म भगवान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सत्य युग के आखिर में जब ब्रह्म भगवान सो रहे थे, तब उनकी सांसों से राक्षसों का जन्म हुआ था। अपने ईवल माइंडसेट और ब्लड डस्ट की वजह से उन्होंने भगवान को ही खाना शुरू कर दिया था। तब ब्रह्म भगवान जग गए और चिल्लाए राक्षसमा, जिसका संस्कृत मीनिंग होता है प्रोटेक्ट मी। उस वक्त भगवान विष्णु आए और उन्होंने ब्रह्म जी को बचाया। फिर उन्होंने सभी राक्षसों को स्वर्ग से धरती पर भगा दिया। इसी इंसिडेंट की वजह से उन क्रीचर्स का नाम राक्षस पड़ा था। सबसे पहले क्रिएट हुए राक्षस दिहेटी और प्रहीति आगे चलकर प्रहीति राक्षसों के लीडर बन गए थे और हीति याक्षसों के लीडर बन गए थे। याक्षस पेड़ों, नदियों और पहाड़ों पर रहने वाले नेचर स्पिरिट्स होते हैं, जिनमें से कुछ हेल्पफुल गार्डियंस का काम करते हैं तो कुछ विदाउट एनी रीजन लोगों को हार्म करते हैं। राक्षस और वैम्पायर में कई कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, हाइटेड सेंसेस जैसे दूर की आवाजें सुन पाना या अंधेरे में देख पाना, सुपर स्ट्रेंथ जिससे वो हमेशा ह्यूमन के अगेंस्ट फाइट में जीत जाते हैं, सुपर स्पीड, एंड वो भी इतनी ज्यादा कि पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं, अंधेरे में रहना और उनके नुकीले दांत जिनके जरिए वो इंसानों को बाइट करते हैं और उनका खून पी देते हैं। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर इंडियन बॉलीवुड मूवीज लोग चाहें तो राक्षसों पे बहुत ही अच्छी मूवी बन सकती है, विच माइट इवन गो ग्लोबल। नाउ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिससे राक्षस एक्चुअली में डरते हैं, और वो है पीतल। अगर उन्हें पीतल की किसी शार्प छुरी या फिर किसी वेपन से मारा जाए तो उनका विनाश निश्चित होता है। इसीलिए पूजा से जुड़ी चीजें जैसे थाली, दिया, घंटी यूजुअली पीतल की होती हैं, ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। बहुत से घरों में तो भगवान की मूर्तियां भी पीतल की होती हैं। इतना डिवाइन माना जाता है इस मेटल को। से राक्षस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंड में से मेन होते हैं 3 राक्षस। सबसे पहले हैं ब्रह्म राक्षस, जो अक्सर नदी, तालाब और झरने जैसी जगहों पर दिखते हैं। उनका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है मुंजिया मूवी, जिसमें एक छोटा लड़का के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। दूसरे और तीसरे राक्षस हैं रावण और शूर्पणखा, जिनके बारे में सबको पता है कि कैसे उन्हें उनके गलत कामों की सजा मिली थी। रावण को तो राक्षसों का राजा भी कहा जाता था। लोग उससे डरते थे बिकॉज ऑफ हिज इविल ट्रेट। उसके 10 सर न केवल शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रिप्रेजेंट करते थे, बल्कि उनकी बुरी क्वालिटीज भी दिखाते थे। ग्रीड की वजह से उसने अपने अंकल कुबेर से लंका छीन ली थी। कंट्रोल के ऑब्सेशन में उसने सीता को किडनैप किया था और अपने प्राइड के चक्कर में अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति को मार दिया था। थ्रू आउट हिज रूल वो ऐसे ही बुरे काम करता रहा विदाउट एनी रिमोर्स, एंड यही उनके विनाश का कारण बन गया था।
शूर्पणखा में भी एक राक्षसी होने के सारे गुण थे। रामायण में उसने एक सुंदर औरत का भेष लिया और श्री राम और लक्ष्मण को करने की कोशिश की। जब उन्होंने मना किया तब उसने उनके सामने शादी का प्रपोजल रखा, और जब उसे पता चला कि सीता की वजह से श्री राम उसे मना कर रहे हैं तो उसने अपने असली रूप में आकर सीता पर हमला किया। लेकिन तभी लक्ष्मण बीच में आ गए और शूर्पणखा की नाक काट दी उन्होंने। इसी हादसे की वजह से रामायण में सीता जी का हरण हुआ था और आखिर में श्री राम के हाथों रावण का वध भी हुआ था। ब्रह्म राक्षस। अगर राक्षसों की बात हो रही हो और ब्रह्म राक्षस का नाम ना आए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने ये नाम शायद से पंचतंत्र की कहानियों में पक्का पढ़ा होगा, या फिर आपने ये नाम पक्का मूवीज के थ्रू सुना होगा। इन्हें सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट माना जाता है, नॉट ओनली बिकॉज दे ड्रिंक देयर विक्टिम्स ब्लड बट ऑल्सो बिकॉज वो अपने विक्टिम्स का ब्रेन भी खा जाते हैं एंड उनके इंटेस्टाइन को या तो अपने गले या फिर अपने सर के अराउंड वो रैप करते हैं। ऑल्सो ब्रह्म राक्षस को वैम्पायर्स की तरह ही शार्प फैंग्स होते हैं। इनसे रिलेटेड एक मिथ भी है कि इन्हें ब्रह्म भगवान ने बनाया, बट दैट्स नॉट ट्रू। असल में जो ब्राह्मण ब्लैक मैजिक जैसे गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें श्राप मिलता है कि वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे, या फिर जिन ब्राह्मणों की समय से पहले मृत्यु होती है वो भी अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंजिया मूवी में एक यंग ब्राह्मण लड़का बलि के समय जब खुद मरता है तो मरने के बाद एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसकी आत्मा को कई कोशिशों के बावजूद मुक्ति नहीं मिलती। सो मुंजिया एक टाइप का ब्रह्म राक्षस ही होता है। बस फर्क इतना है कि जिन ब्राह्मण लड़कों का मुंडन के बाद होती है वो मुंजिया बनते हैं। वो यूजुअली पीपल के पेड़ पर दिखाई देते हैं और ज्यादातर महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में एक्टिव माने जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने मुंजिया की रियल हॉरर स्टोरी बताई है आपको। अनदर एग्जांपल इज अ टीवी शो कॉल्ड ब्रह्म राक्षसा, जिसमें उनकी पावर्स, गुस्सा और टेरिफाइंग पर्सनैलिटी को दिखाया गया है। आई थिंक सो काफी बखूबी ली। थ्रू आउट इंडिया आज भी कहीं टेम्पल्स की बाहरी दीवारों पे इनकी तस्वीरें होती है और उनकी पूजा की जाती है उनके गुस्से से बचने के लिए। केरला में तो कई जगह ब्रह्म राक्षस के टेम्पल भी हैं। वहां आज भी ये रूल फॉलो होते हैं कि उनके टेम्पल्स के एडजेसेंट जो टेम्पल्स होते हैं, जब वहां के भगवानों को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो एग्जैक्टली उसी वक्त ब्रह्म राक्षस को भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनकी मूर्ति के सामने से कभी पूजा की थाली या फिर जलता हुआ कैंपर नहीं गुजरना चाहिए। ये सारी की सारी चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है और अगर कभी टेम्पल के प्रीस्ट इनको टू द टी फॉलो करना भूल जाएं तो उन्हें ब्रह्म राक्षस का श्राप मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी या किसी बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट की वजह से इनकी मौत का शिकार बन जाते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डेथ। पेई एंड पेईमा किलर। अब चलते हैं इंडिया के सदर्न स्टेट्स की ओर। तमिल फोकलोर में पेईमा किलर और पे का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। जस्ट टू बी क्लियर, पे और पेईमा किलर का नाम एग्जैक्टली कैसे कहा जाता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोकल लोग इसे पे में किलर बोलते हैं और कहीं सारे एडजेसेंट स्टेट के लोग इसे पेईमा किलर बोलते हैं। नाउ क्योंकि ये डीमंस किसी नदी, जंगल या खंडरों में नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड्स पर दिखते थे, इसीलिए इनकी खासियत ये है कि ये वॉर में इन्वॉल्व हेल्दी सोल्जर्स पर नहीं बल्कि सिर्फ आखिरी सांस लेने वाले मरते हुए, दर्द से जूझते हुए सिपाहियों को अपना निशाना बनाते हैं। उन सिपाहियों को तड़पते हुए छोड़ने के बजाय ये डीमंस उन्हें मार देते हैं ताकि वो अपने दूसरे जन्म की ओर बढ़ सकें। इसकी वजह से इन्हें कभी कभी एंजल्स ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। बट पे या फिर पे मालिकर का जो उनके सोल्जर्स को मारने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। पे एक मेल डीमन होता है जो कि सोल्जर्स के पहले तो शरीर का पूरा खून पी जाता है और वो तब तक ये खून पीता रहता है जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी की ना बची हो। उसके बाद उसकी साथी पेईमा किलर का काम शुरू होता है। वो एक फीमेल डीमन होती है जो उन मरे हुए सोल्जर्स की लाशों पर पागलों की तरह काफी देर तक नाचती रहती है। वो नजारा बहुत ही भयानक होता है और अचानक नाचते हुए उन लोगों का मांस खाने लगती है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहती है जब तक सभी इंजर्ड सोल्जर्स मर जाए। पे की खून पीने की आदत की वजह से
उसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तब अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए, उनके सोल्जर्स को खत्म करने के लिए जानबूझकर इन दोनों डीमंस को बुलाया जाता था। पर कभी कभी ये डीमंस उन्हें बुलाने वालों को भी जख्मी हालत में देखकर देते थे। इसीलिए वक्त के साथ साथ इन्हें समन करना बंद कर दिया गया और ये दोनों बस एक हिस्ट्री बनकर रह गए। पिशाच और पिशाचनी। महाभारत और गरुड़ पुराण जैसे स्क्रिप्चर्स में हमेशा इनका मेंशन हुआ है एंड लोग हमेशा पिशाच और भूत के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन पिशाच भूतों से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। आपने इन्हें पक्का इट लिव्स इनसाइड मूवी या पिशाचनी सीरियल में देखा होगा, क्योंकि दोनों ही पिशाच और उनके पोजीशंस के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे वेल नोन पिशाच है कर्ण पिशाचिनी, जिसे ऑकल्ट और मिस्टीरियस चीजों का काफी ज्ञान होता है। वो उस इंसान के कान में सब कुछ बोलती है जो उसे बुलाता है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी उतनी ही टेरिफाइंग भी होती है एंड अगर उसे टाइम टू टाइम फ्रूट या राइस जैसी चीजों का चढ़ावा ना दिया जाए तो वो उसी इंसान को पोजेस या हार्म करने लगती है जिसने उसे बुलाया था। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज इन्हें ब्रह्म भगवान ने बनाया था। उनकी अनहोली एंड इम्प्योर थॉट्स की वजह से इन्हें डिमोनिक माना गया। ये यूजुअली कब्रिस्तान, जंगल, अबैंडन्ड या आइसोलेटेड जगहों पर पाए जाते हैं। इनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि ये विक्टिम्स को आसानी से हिप्नोटाइज करके उन्हें पागल भी कर देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द फ्लैश ईटर्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कई हद तक वैम्पायर से सिमिलर ही है। फॉर एग्जाम्पल शेप शिफ्टिंग, अंधेरे में रहना, रेड शॉर्ट आइज, दे कैन बिकम इनविजिबल एंड फीड ऑन ह्यूमन एनर्जी एज वेल। जैसे कभी कभी हमें अचानक रास्ते से चलते हुए गूज़बम्स आते हैं या बिना वजह ठंड लगती है, तब समझ जाओ कि कोई पिशाच तुम्हारे आसपास है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल या फिर सुनसान रास्तों से गुजरते हुए उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी थी और जब वो लोग उस आवाज के सोर्स की तरफ बढ़े तब उन्हें एक पिशाच दिखाई दिया था। लेकिन उनका लक अच्छा था कि वो वहां से बिना किसी खरोच के बाहर निकल पाए एंड जो लोग नहीं बच पाए उस इंसिडेंट से, उनके बारे में वी हैव नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। पिशाच की जो शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज होती है वो इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि वो हमारे किसी भी करीब का शेप शिफ्ट कर सकते हैं, फिर उनका रूप ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ पिशाचेस एसोसिएशन विद डार्कनेस, इनसे बचने के लिए रूरल इंडिया में रात के वक्त दिए जलाए जाते हैं या फिर शरीर पे ताबीज पहना जाता है जिससे इंसान पोजेस होने से बच सके, क्योंकि एक बार इंसान पिशाच से पोजेस हो जाए तो आसानी से अपनी जान नहीं बचा सकता। उस पोजेस्ड इंसान की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, उससे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है वो एंड इन सम केसेस वो अंधा तक हो जाता है और फाइनली मरता है। इस प्रोसेस में उसके फैमिली मेंबर्स भी सफर करते हैं। उनके घर में हमेशा अशांति रहती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। धीरे धीरे उनका भगवान पर से विश्वास उठने लगता है और बुरी शक्तियों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर उस पोजेस इंसान का प्रॉपर अंतिम संस्कार ना हो तो वो भी एक पिशाच बन जाता है और फिर वो किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कोई उस पोजेस सोल का सही तरीके से अंतिम संस्कार ना करे। एक क्रीपी मिथ ये भी है कि जो इंसान एक बार पिशाच को देख लेता है वो 9 महीनों के अंदर इधर पागल हो जाता है या फिर वो मर जाता है। उसके लिए सिर्फ पिशाच से लड़ने की जानकारी रखने वाले पंडित ही पूजा पाठ करके छुटकारा दिला सकते हैं। छिदीपी। ये एक तेलुगु वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जो औरतें प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जो करती है या फिर बच्चों को जन्म देते हुए मरती हैं, की आत्मा छिदेपी यानी चुड़ैल बन जाती है। उनमें वैम्पायर्स जैसी पावर्स लाइक पीना एंड फैंग्स होना, उसके साथ साथ एक विच जैसे मैजिकल पावर्स भी होते हैं। पर एग्जैक्टली कैसे पावर्स, ये हम उनके फोकलोर से ही समझ पाएंगे। छिदेपी ये फोकलोर गोदावरी नदी के अराउंड ही ओरिजिनेट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग छिदेपी रैंडमली अपना विक्टिम चुनती है। रात के समय वो उसके घर में घुस जाती है। सबसे पहले घर के सभी मेंबर्स को जादू से गहरी नींद सुला देती है और फिर घर के सबसे स्ट्रॉन्ग मर्द का वो पीती है। लेकिन जैसे वेस्टर्न वैम्पायर्स गले पे बाइट करके पीते हैं राइट, वैसा यहाँ नहीं होता। छिदेपी अपने विक्टिम्स के टो पर बाइट करती है और वहीं से पीती है।
क्योंकि वो बॉडी पार्ट ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन वो इतना ही है कि विक्टिम तुरंत न मरे। अपना काम करने के बाद वो वहां से चली जाती है। सुबह जब विक्टिम और उसके घर वाले उठते हैं तो उन्हें पिछली रात का कुछ याद नहीं होता और उस छोटी सी टो पर लगी चोट का किसी पर नजर नहीं जाती। विक्टिम दिन भर थकान और वीकनेस महसूस करता है और अगर वो दवाई या डॉक्टर से अपनी हालत ठीक करने की कोशिश करता है तो छिदेपी अगली रात फिर लौट आती है। वो फिर से सबको सुलाकर विक्टिम का खून पीती है और अगले दिन उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक विक्टिम लॉस और सीवियर वीकनेस से न जाए। जो लोग रियल इंसिडेंट सुन चुके हैं वो कहते हैं कि छिदेपी अक्सर उन्हीं मर्दों को टारगेट करती है जो उसे पसंद नहीं होते। बट वाई मेन? क्योंकि छिदेपी कभी कभी अपने विक्टिम्स के साथ इंटीमेट भी हो जाती है, जिससे उनकी वाइफ्स को लगता है कि उन पे चीटिंग हो रही है। रोज इंटीमेसी के सबूत मिलने से वाइफ्स का अपने हस्बैंड पर भरोसा उड़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं और इवेंचुअली प्यार खत्म हो जाता है। छिदेपी को इस हार्ट ब्रेक में मजा आता है। वो विक्टिम्स के साथ उनकी सैडनेस पे भी फीड करती है। जब विक्टिम को मारने ज्यादा देर लगती है तो समटाइम्स छिदेपी उसकी जुबान खींचकर उसे मार देती है या शरीर पे गहरे जख्म कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जंगल में छिदेपी एक शेर का रूप लेती है जिसका एक पैर इंसान जैसा होता है और रास्ते से गुजरते आदमियों पर हमला करती है। वो इस रूप को मुरुलुपुली मतलब एन्चांटिंग टाइगर कहा जाता है। बेसिकली छिदेपी जिंदा रहते हुए जो बदला नहीं ले पाई थी वो सब कुछ होने के बाद करती है उन आदमियों से जो कभी उसकी सोसाइटी से रिजेक्शन, पेन और ट्रॉमा के जिम्मेदार थे। इन अ डीपर सेंस छिदेपी हर उस औरत का रिप्रेजेंटेशन है जो सोसाइटी के अनफेयर नॉर्म्स को तोड़ना चाहती है, फिर चाहे दुनिया उसे समझे या न समझे। छिदेपी को अब तक सिर्फ एक ही टीवी सीरीज में दिखाया गया है जो है छिदेपी मिनी सीरीज, और इनके ऊपर सेम नाम से एक बुक भी पब्लिश की गई है जिनमें इनके बारे में काफी सारी डिटेल्स दी गई है। छिदेपी के बारे में हमने इमोशनल लेवल पे तो सब कुछ जान लिया है, लेकिन नेक्स्ट जो एंटिटी है इट विल टेक योर ब्रेथ अवे फॉर श्योर। याक्षिनी। ये छिदेपी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं एंड मालाबार रीजन या फिर जो उनके फोकलोर है उनमें काफ़ी ज़्यादा ये फेमस मानी जाती हैं। याक्षिनी रात में खुले बालों और सफ़ेद साड़ी पहने रास्ते से जा रहे अकेले आदमियों को अपने महल में ले जाती है, लेकिन वो महल असल में एक अशोका का पेड़ होता है। जैसे ही वो आदमी उसके साथ जाते हैं वो अपने असली भयानक रूप में पूरी काली आंखें, नुकीले दांत और डेडली ग्लेयर के साथ आ जाती है। उसके बाद वो उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारती है कि सुबह उस पेड़ के पास विक्टिम के सिर्फ दांत, नाखून और बाल ही मिलते हैं। याक्षिनी को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उनके पैर कभी जमीन को नहीं छूते बल्कि वो हवा में तैर रहे होते हैं। याक्षिनी का मेंशन सबसे पहले 11वीं सेंचुरी के संस्कृत लिटरेचर कथा सरिस्त्र सागर में हुआ था एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन जो पैसा का लालच देखकर लोगों को ट्रैप करती थी। जो रूप वो आदमियों को फंसाने के लिए लेती है वो बहुत ही सुंदर होता है। गजरा और कुछ गहने पहने हुए वो बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह दिखती है जिसे सामने वाला आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। याक्षिनी की भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे मणिभद्र याक्षिनी जो छुपे हुए खजाने की रक्षा करती है। दूसरी वेल नोन कैटेगरी है जया एंड विजय याक्षिनी जो चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी से एसोसिएटेड होती है। उनके ब्लेसिंग से जिन कपल्स को बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है उनका एक हेल्दी बेबी बॉर्न होता है। तीसरी याक्षिनी का मेंशन श्री कृष्ण की कहानी में किया गया था। पुताना याक्षिनी, उनका बिहेवियर प्यार भरा और विनाशकारी दोनों तरह का होता है। यानी याक्षिनी के फोकलोर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर उन्हें कोई सच्चे दिल से बुलाए तो वो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, उसे बेबी या प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग भी देती हैं। बट अगर उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाए या लालच के कारण उनकी एनर्जी से खिलवाड़ किया जाए तो वो इतनी डरावनी बन जाती हैं कि लोगों को, स्पेशली आदमियों को है। वो इसी रीजन की वजह से तमिलनाडु और केरला में उन्हें एज अ प्रोटेक्टिव डिएटी जैसे पूजा जाता है। नाउ याक्षिनी से बचने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है एंड तुम्हारे आसपास भी मिल जाएगा एंड दैट इज आयन। केरला के बहुत सारे लोग आज भी आयन का एक चाकू अपने साथ रखते हैं। अगर किसी पेड़ पे उन्हें याक्षिनी के होने का प्रभास हो या फिर एहसास हो तो उस पेड़ पर वो लोग आयन ठोक देते हैं ताकि वो याक्षिनी उस पेड़ से बंध जाए।
लेकिन अगर कोई गलती से भी वो कील निकालता है तो याक्षणी वापस पहले की तरह सबको परेशान करने लगती है। उनके नाम से एक अलग वेब सीरीज भी आई थी एंड उनका सफेद साड़ी वाला हॉन्टिंग लुक तो कई पुरानी फिल्मों में भी दिखाया गया है। भूत। भूतों का नाम सिर्फ पुरानी कहानियां, मूवीज या फिर किताबों में ही नहीं बल्कि पुराने हमारे भगवान के भजनों में भी होता है। जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो हमारे भजन है वो है हनुमान चालीसा, उनमें भी भूतों का जिक्र हुआ है। लेकिन द मेन क्वेश्चन हियर इज कि क्या हर इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है? सिर्फ वही लोग भूत बनते हैं जिनकी मौत समय से पहले हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट, मर्डर या जब कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं इंसान की। ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार अगर सही से ना हो तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, ना वो स्वर्ग जा पाते हैं और ना ही नर्क। बस इस दुनिया के बीच में वो सभी फंस जाते हैं। ज्यादातर भूतों का वास होता है पुरानी हवेलियों, महलों, शमशान घाटों, रेगिस्तानों, जंगल के वीरान गहराइयों में, या ऐसी कोई जगह जिनका उनकी जिंदगी से कोई डीप कनेक्शन हो या फिर इच्छा हो। ये भूत इतने आसानी से दिखते नहीं हैं, पर उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर एक आदमी को महसूस हो जाती है। बाय मूवीज पर से, फ्लिकरिंग लाइट्स, परछाई या फिर ठंडी हवा के जरिए जब कभी वो दिखते हैं तो बिल्कुल उसी हालत में दिखते हैं जिसमें वो मरे थे। उनकी एक और पहचान होती है, उनके पैर उल्टे होते हैं। वैम्पायर्स की तरह भूत भी अपने विक्टिम्स का पीते हैं, कुछ तो इंसान को खा भी जाते हैं। उनमें भी शेप शिफ्टिंग पावर होती है, जैसे कि काउंट ड्रैकुला की तरह वो भी बैट या आउल के रूप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनका दूध के टुवर्ड्स अट्रैक्शन। कहा जाता है कि अगर किसी इंसान ने वो दूध पी लिया जिसे भूत ने छुआ हो तो वो भी पोजेस हो जाता है। सिर्फ दूध की स्मेल भी उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए वो मोस्टली उन बच्चों को शिकार बनाते हैं जिनसे दूध की महक आ रही हो। जिस तरह वेस्टर्न कल्चर में हैलोवीन होता है, वैसे ही इंडिया के वेस्ट बंगाल में भूत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। उस दिन माँ काली की पूजा करके सभी भूत प्रेतों को दूर भगाया जाता है। भूतों से खुद को बचाने के लिए लोग आयरन या स्टील की कोई चीज जैसे कि चाकू रखते हैं। टर्मरिक जलाना भी एक इफेक्टिव मेथड माना गया है इसमें। इफ यू रिमेंबर, याक्षिनी से बचने के लिए भी आयरन का यूज होता है। अगर इतने प्रोटेक्शन के बावजूद भी कोई इंसान पोजेस हो जाए तो हनुमान चालीसा जैसे भजन पढ़ने से पोजेशन अक्सर कम हो जाता है। लेकिन अगर विक्टिम खुद को ठीक करने के लिए कोई कदम ना उठाए तो एंड में उसकी मौत हो सकती है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि भूतों को एक्सोर्सिज्म से मारना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा माना जाता है इंडियन फोकलोर में कि उनकी जो मुक्ति होती है वो सिर्फ तभी होती है जब उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार हो, तभी उनकी आत्मा अगले जन्म के लिए या फिर अगली सदी के लिए तैयार होती है और तभी उन्हें इस भूत लोक से छुटकारा मिल सकता है। इस पूरी वीडियो से तुम लोग ये समझ गए होंगे कि हमारी इंडियन फोकलोर कितनी ज्यादा वास्ट है, कितनी सारी चीजें और खास पावर वाले लोग हैं इसमें। इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली डीमंस की बात करी है या फिर वैम्पायर्स की बात करी है, इंडियन वैम्पायर्स के बारे में, लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि इंडियन फोकलोर इतनी ज्यादा बड़ी है कि आई कैन कीप मेकिंग वीडियोस अबाउट इंडियन फोकलोर एंड वो कभी वीडियोस खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैंने किसी इंडियन वैम्पायर के बारे में बात नहीं करी है या फिर मेरे से गलती से वो छूट गए हैं, देन डू लेट मी नो दिस थिंग इन कमेंट्स और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बट विद दैट अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इन सारी वीडियोस में, सो आई होप दैट यू गाइस अप्रिशिएट इट। बट विद दैट अभी के लिए ये वाली सीरीज यहीं पे समाप्त होती है एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले अपलोड में। बाय बाय।